Good afternoon, everyone. I hope I'm audible and visible to you. Yes, sir. Perfectly clear. तो आज का सेशन जो है वो हमारा टैक्स स्ट्रेटेजीज पे बेस्ड है. टैक्स स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो अभी चल रहा है. कहते हैं इस दुनिया में सब चीजें सर्टेन है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्टेन है डेथ और टैक्सेस. टैक्सेस हमारे इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको समझें और अपनी टैक्स प्लानिंग को पहले से ही बना लें. इस बारी बजट के अंदर एक मेजर चेंज आया which was about the new tax regime. So this tax regime has replaced the earlier version of the new tax regime. इससे पहले भी new tax regime थी जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक एप्लीकेबल थी, 22-23 तक एप्लीकेबल थी. लेकिन अब करंट फाइनेंशियल ईयर से, दैट इज 23-24, एक नए अवतार में न्यू टैक्स रिजीम आ गई है. तो ये जो बेसिक स्लैब रेट्स हैं, दीज आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. So now we have an option between the old tax regime and the new tax regime. ये old tax regime वही है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, और इसमें पिछले काफी सालों से कोई खास अमेंडमेंट नहीं आया. तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में एक इंडिविजुअल फॉर हु इज लेस देन 60 इयर्स, उसके लिए 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है. 2.5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स लगता है. 5 लाख टू 10 लाख की इनकम पे 20% लगता है, और अबव 10 लाख पे 30% लगता है. अब ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ कार्व आउट्स थे which were related to senior citizen and super senior citizen, but these are applicable only if that person is resident in India. तो अगर वो जो एसएससी है या जो टैक्स पेयर है वो अगर इंडिया में रेजिडेंट है तो ही वो 60 to 80 या अबव 80 इयर्स का जो बेनिफिट है वो ले सकता है, 3 लाख और 5 लाख. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. कमिंग टू द न्यू टैक्स रिजीम, इसमें एक स्लैब कम कर दिया गया 25% वाला, और जो स्लैब्स थे उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया. जैसे कि पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसमें सेम 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, बट इस बार ही इन्होंने 3 लाख तक का कर दिया और स्लैब्स में चेंजेस कर दिए. सो दिस इज द कंपैरिजन. यू कैन आल्सो कंपेयर द टैक्स रेट्स. अब इसके हिसाब से आप लोगों को कौन सा टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर लगता है ये देखने पे. You can type in the chat box or unmute yourself. Sir, like in the old tax regime, there's benefits are there, but in the new tax regime there are no benefits regarding deductions in this thing. You are absolutely correct, but मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, आपको कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है? मेरे को तो ओल्ड वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है. नहीं, वो आप वो हमारा एक तरह से कंक्लूजन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. बट अभी अगर ये, क्योंकि जब ये न्यू टैक्स रिजीम आई थी, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर न्यूज में और पॉलिटिशियंस ने बहुत सारी चीजें बोली कि ये पुरानी टैक्स रिजीम को बिल्कुल खत्म कर देगी, बहुत बेटर है, ये सब चीजें बोली गई इसके बारे में. तो मेरा क्वेश्चन जो अभी इस पॉइंट पे था, जब मैंने स्लैब रेट्स को एक्सप्लेन किया, तो वो ये था कि स्लैब रेट्स देख के आपको क्या लगता है कि स्लैब रेट्स के हिसाब से कौन सी ज्यादा बेटर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो जैसा कि यशदी जी कह रहे थे कि
ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो आई होप अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। Yes, sir. ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में जो मेजर डिफरेंसेस आए, एक तो ये था कि न्यू टैक्स रिजीम में लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स, आपका सेक्शन 80C टू 80U का, जैसे कि अगर कोई ELSS में इन्वेस्ट करता है या LIC लेता है तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो बेनिफिट मिलता है, बट उनको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, वो ये है कि अगर किसी का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कि अगर उसका कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है जो कि एक्सेस हो जाता है, पर्टिकुलरली होता है उन लोगों के केस में जिन्होंने प्रॉपर्टी लेट आउट करी होती है, तो उनके केस में वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस बारी एक जो मेजर चेंज किया इस न्यू टैक्स रिजीम में, वो ये भी किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स Anuj, रिजीम में। regarding this tax carry forward for the housing property, can you just repeat once again? श्योर। सो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, जो हमारा मेनली इंटरेस्ट की वजह से ही आता है लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, वो अगर अनएब्जॉर्ब रह जाता है तो पहले वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, या ओल्ड टैक्स रिजीम में वो कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपको अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, तो न्यू टैक्स में वो बेनिफिट है ही नहीं ना? हाँ, उसमें मैं अब उस पे आ रहा हूं मैं। न्यू टैक्स रिजीम में अब जो बेनिफिट मिलते हैं, ये ओल्ड में भी मिलते हैं और न्यू में भी मिलते हैं। ये 3 बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो कि 50,000 रुपीज की है, सिर्फ सैलरीड टैक्स पेयर्स को अलाउड है। और ये जो हमारे पास पुराना वर्जन था न्यू टैक्स रिजीम का, उसमें नहीं था, लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर से ये अलाउ कर दिया। और एक फैमिली पेंशन का डिडक्शन होता है, जिनके पास फैमिली पेंशन आ रही होती है उनको 1/3 का एग्जेम्पशन होता है, या 15,000 का, तो अब वो भी मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। और एक अग्निवीर कॉर्पस फंड इंट्रोड्यूस हुआ है, एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म द मेंबर्स फॉर आर्म फोर्सेस। उनके लिए एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो डिडक्शन है ये न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जो मेजर चेंज आया वो ये आया कि अब न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि अब आप अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर चूज करके नहीं जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रह जाएंगे। इससे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम थी, तो हमें न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था, या जिनका सिर्फ सैलरी इनकम होती थी उनको ITR में एक सिलेक्ट करना पड़ता था कि दे आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो वो अब रिवर्स हो जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर की जब रिटर्न जाएगी 2023-24 की, तो उस समय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या आप न्यू में ही रहना चाहते हैं। अब इस पे कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली। एक तो ये कि अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के हेड में आ रही है किसी भी टैक्स पेयर की, तो वो एक बार ही जा सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। उसके बाद जब वो वापस आ गया न्यू टैक्स रिजीम में, तो वो उसके बाद दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर किसी ने 2023-24 के लिए, जिसकी बिजनेस के हेड में इनकम है, उसने अगर इस साल सिलेक्ट कर लिया कि मैं ओल्ड में जाना चाहता हूँ, और नेक्स्ट ईयर उसको लगा कि मेरे को न्यू ज्यादा बेनिफिशियल है, और वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए न्यू में आ गया, तो वो उसके बाद न्यू में ही कंटिन्यू करेगा, वो वापस ओल्ड कभी ऑप्ट नहीं कर पाएगा। सैलरीड के लिए या जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है और कोई भी हेड में इनकम हो, चाहे सैलरी हो या हाउस प्रॉपर्टी से हो या कैपिटल गेन से हो, उनके पास ऑप्शन है कि वो कोई भी टैक्स रिजीम को हर साल सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। एक और जो मेजर चेंज आया, ये फाइनेंस बिल में नहीं था, जो बजट में आया था, लेकिन फाइनेंस एक्ट में ये चेंज आया कि एक मार्जिनल रिलीफ मिली फॉर द पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम।
अब हो क्या रहा था कि 7 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया था ड्यू टू सेक्शन 87A। लेकिन जैसे ही 7 लाख से इनकम क्रॉस होती थी तो 25,000 रुपए का जो एग्जेम्पशन मिल रहा था वो पे करना पड़ रहा था टैक्स पेयर को। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 लाख की इनकम पे तो 87A की रिलीफ मिल जाती है, तो 25,000 टैक्स बनता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन 7,10,000 होते ही 26,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा था टैक्स पेयर को एज पर द प्रोविजन ऑफ द बजट। तो इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट के अंदर ये चेंज आया कि एक मार्जिनल रिलीफ आ गई, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपका 10,000 रुपए का इनकम बढ़ रही है और 26,000 का टैक्स हो रहा है तो वो सिर्फ 10,000 ही आपको टैक्स देना है, बाकी का 15,000 खत्म हो जाएगा, 16,000 खत्म हो जाएगा। आपको 26,000 टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी 7,10,000 की इनकम है तो आपको 26,000 का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये बेसिक टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा। तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आपके हाथ में आ जाएगी 6,99,600। इसका जो इम्पैक्ट आ रहा था, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये सिर्फ आएगा 7,27,770 रुपीज तक की, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है उसके लिए। तो अगर किसी की 7,27,770 टैक्सेबल इनकम है तो वो इस मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकता है। उसके ऊपर जाते ही आपका जो टैक्स पेएबल है वो आपकी इनकम जो इतनी एक्सीड हो रही है 7 लाख से वो कम हो जाता है, जैसे कि 7,30,000 के केस में हो रहा है। तो इस केस के अंदर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जिसके अंदर हम चूज कर सकते हैं कि इनका न्यू टैक्स रिजीम का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग चैट पे अपने आप को अनम्यूट कर ले सो दैट वी कैन डिस्कस एंड मूव अहेड। सो आर यू विद मी? सर चैट पे क्वेश्चन है, क्या? एक चैट पे क्वेश्चन है। ओके, सो शोभा जी आपका, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। Yes, sir. Audible है अभी? हाँ जी, आई कैन हियर यू। Okay. So your question was that he cannot, he will be choosing it for entire life. So हाँ, अगर तो कोई आपने बोला था कि जो this नॉन is सैलरी particularly, yeah, this is only in respect of any person who is having an income under the head of business or profession. तो अगर आपकी 10 रुपए की भी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, तो आप एक बारी ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। वापस अगर आप आ गए न्यू टैक्स रिजीम में तो वापस ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एक बार न्यू टैक्स में चेंज हो गए देन ही कैन नॉट चेंज। तो एक बार ही आपके पास ऑप्शन है, एक जब तक अवेलेबल है ओल्ड टैक्स रिजीम, आप एक बार ही उसमें जाके उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके जी, ओके, सो I have tried to explain the impact of new tax regime and old tax regime with help of some examples, and so that you can plan your tax strategies. You can advise your clients on the on opting for new tax regime or old tax regime on the basis of few of these examples. तो अगर किसी के केस में 7 लाख रुपीस की ग्रॉस सैलरी है, उसके पास कोई और इनकम या डिडक्शन नहीं है और वो रेजिडेंट है, तो उसके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर होगी आपके हिसाब से? If he is investing, तो मेरे ख्याल से न्यू old tax regime will be better. If he is हाँ, investing in ATC and this thing, हाँ, I think the old tax regime, because up to 7 lakhs वैसे भी उसको माफ हो जाएगा। हाँ, मैं उस पे आता हूँ। अगर किसी की 7 लाख की ग्रॉस सैलरी है तो ग्रॉस सैलरी में हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, तो हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 6,50,000 की। अगर हम सिर्फ इसको कंसिडर करें तो हमारे ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स पड़ता है वो 44,200 का पड़ता है और न्यू टैक्स रिजीम में निल हो जाता है। लेकिन हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं।
again, in this question also, the answer mostly remains the same. आपको उसके अंदर 7,50,000 में 7 लाख की आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, तो आपको वो 2 लाख रुपए का गैप कम करना पड़ेगा। तो आपको उसके हिसाब से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना पड़ेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करे, तभी वो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स को मिनिमम कर पाएंगे। अब एक ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें ग्रॉस सैलरी 10 लाख है, अलाउंसेस which are exempt under the old tax regime are 3 lakh rupees. Interest on home loan for self-occupied house property is 2 lakh rupees. और interest on savings account is 10,000 rupees. इसके केस में क्या कैलकुलेशन क्या पड़ेगी? अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो 10 लाख में से मेरा जो 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन था वो एचआरए का हो सकता है, एलटीसी का हो सकता है, या किसी भी और एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स की वजह से हो सकता है, किसी भी और रीजन की वजह से हो सकता है, तो मेरे को वो नहीं मिलेगा, विजय स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगा। और उसकी वजह से मेरी जो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी वो 9,50,000 हो जाएगी। और इसके अंदर हमें जो अदरवाइज सेक्शन 80T का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 10,000 रुपए तक का, वो भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली विल हैव टू पे टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। कमिंग टू दी ओल्ड टैक्स रिजीम, यहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे और हमारा जो इवेंचुअल टैक्सेबल इनकम है वो 4,50,000 हो जाएगी, और वी कैन रिड्यूस आवर टैक्स लायबिलिटी टू निल, सो 56,000 और 0। एक ये वाला क्वेश्चन है जिसका मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दें। इसमें अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 7,50,000 है और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है इक्विटी का 1 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस है 1,50,000, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 और इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस 50,000, तो इस केस में कौन सी बेटर रहेगी आपके हिसाब से? ओल्ड ओल्ड, बट न्यू में भी तो इसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। बट न्यू टैक्सेस में हम सबको डिडक्शंस भी तो नहीं बता सकते ना, ये हम इन्वेस्टमेंट्स किया है तो इनका हमें एप्लीकेशन टैक्स में हो रहा है, तो ओल्ड टैक्सेस में करेंगे तो नेट टैक्स में, वैरस न्यू टैक्स में जाएंगे तो उसका जो टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से टैक्स हाँ, लेकिन क्या है कि इसमें 7 लाख हमारी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में वो 7 लाख हो जाएगी और 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। बट इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट कुछ और है। इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम न्यू टैक्स रिजीम में बनेगी वो 8 लाख की बनेगी, और आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा 26,000 का। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका 7 लाख नहीं बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम, 8 लाख बनेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। एक आज की डेट में एक ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन बुक कर सकते हैं हर साल, बट उसकी एक लिमिटेशन है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर फॉलिंग ऑन द मार्जिनल लाइन, जो कि 7 लाख या 5 लाख की मार्जिनल लाइन पे फॉल कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सेक्शन 87A का जो बेनिफिट है 25,000 और 12,500 का, वो अलाउ नहीं होता। और सेक्शन 112A का जो कैपिटल गेन है उसको हम कंप्यूटेशन में ग्रॉस टोटल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो उस वजह से आपका, अगर आप इसको अपनी टैक्स प्लानिंग के टाइम पे ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली आपको टैक्स, जो लोग एम कर रहे होते हैं कि हमें 7 लाख की तक की हमारी सैलरी इनकम है और 1 लाख तक का हम कैपिटल गेन बुक कर लेते हैं, बट इवेंचुअली उन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे।
So coming to the other changes related to investment in the budget, एक डीमैट अकाउंट पे बेनिफिट मिलता था इफ यू आर होल्डिंग बॉन्ड्स, तो आपको टीडीएस नहीं लगता था, बट ये वेव ऑफ हो गया। अब आपको अगर आप बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हैं डीमैट अकाउंट में तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी एक चेंज आया था कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो आपकी जब उनकी मैच्योरिटी होगी तो वो एग्जेम्प्ट रेजिम में रहेंगी, लेकिन अगर 5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो पुरानी LICs हैं प्रायर टू 1 अप्रैल 2023 वो सारी एग्जेम्प्ट है। जो आप अब LICs लेते हैं, अगर उसमें कोई से आपने 2 लाख और 2 लाख और 1 लाख की आपने 3 पॉलिसी ली 2 लाख की, तो आपकी जो आखिरी वाली पॉलिसी है डिस्पाइट की उसमें से कुछ पोर्शन आपका 5 लाख से कम आ रहा है वो नहीं मिलेगा आपको। पूरे उसकी जब भी वो मैच्योरिटी होगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। This 5 lakh is inclusive of GST or GST extra? सी जब हम बहुत टेक्निकली देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी जो है वो सेपरेट टैक्स है। Correct. So that means they can यहाँ collect पे 5 अगर lakh हम premium प्रीमियम and GST we are not paying, right? मैं सिर्फ अगर प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम में कवर नहीं होता, लेकिन हमारे साथ क्या होता है जब हम इनकम टैक्स पे डील करते हैं तो टैक्स ऑफिसर हमेशा वो पोजीशन लेने की कोशिश करता है जिसमें उसको बेनिफिट है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इंक्लूडिंग जीएसटी उसको कम रखो। But technically speaking, GST is a separate matter, right? Up to 5 lakh it जीएसटी should इज अ be. सेपरेट मैटर, लेकिन कई जगहों पे जैसे कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस में ज्यादातर लोग जब प्रीमियम की डिडक्शन लेते हैं एटीडी में वो हमेशा जीएसटी इंक्लूड करके लेते हैं। Correct. तो So medical आप में GST include आप करके एक benefit ले ईयर रहे के अंदर 2 तरह की पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते। हैं। नहीं, मेडिकल का जो हम लेते हैं 25,000 और 50,000 का, उसमें GST इंक्लूडेड है ना? हाँ नहीं, जीएसटी जो होता है वो सेपरेट होता है। Correct. GST is What I'm separate. saying is we take a benefit to the extent of the what is the actual premium. हाँ So we can sort of source the premium up to 5 lakh, correct? हाँ another major change that was introduced by the Finance Act 2023 जो कि बजट में नहीं था लेकिन फाइनेंस एक्ट में आ गया था, और उसमें मेजर चेंज ये था कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर इक्विटी का एक्सपोजर 35% से कम है तो उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट पहले लॉन्ग टर्म का बेनिफिट पहले मिलता था इंडेक्सेशन का, वो हटा दिया था। तो अब हमारे पास 3 तरह के लेवल हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 35% से ज्यादा नहीं है, उसमें शॉर्ट टर्म मतलब कि आपका कितने भी टाइम आप होल्ड कर लो वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा, चाहे आप 1 साल होल्ड करो, 2 साल होल्ड करो, 4 साल होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो, उसका हमेशा जो टैक्सेशन होगा वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली होगा। अब और जो 65% से ऊपर इक्विटी एक्सपोजर वाला है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज सेम का सेम है। अब इसके बीच का जो बीच में पड़ जाता है जिन स्कीम्स के अंदर 35% से ऊपर एक्सपोजर है इक्विटी का और 65% से कम है, उनके लिए आपका पुराने वाला जो सिस्टम था इंडेक्सेशन का वो अवेलेबल रहे। एक और चेंज जो था वो मार्केट लिंक डिवेंचर से रिलेटेड था। अब उनके अंदर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया और उनको भी हमेशा शॉर्ट टर्म गेन ट्रीट किया जाएगा, और एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया सेक्शन 50AA जिसके अंडर वो टैक्सेबल रहेंगे। So if you we can have the question and answer sessions now. If you have any question, then we can discuss that. Abhishek, one more thing, this ULIP up to 2.5 lakh is tax free, right? हाँ But in business income, there is no standard deduction.
नहीं, बिजनेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, वो सिर्फ इनकम आपकी सैलरी इनकम के अगेंस्ट ही मिलेगी। So if I have a income of dividend income and all that, so that will come under business income only, right? नहीं, डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेज में आती है। Other income. डिविडेंड इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में आती है। अदर सोर्सेज में आप अदर सोर्सेज को बिजनेस में क्लासिफाई नहीं करते। अभिषेक जी नमस्कार, नमस्कार, क्या से हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। एक चीज बताइए, जो अपना होम लोन का होता है उसमें है कि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उसमें 80C का भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, दोनों मिल जाते हैं या दो में से एक मिलता है? दोनों मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं। दोनों सेपरेट सेक्शंस हैं। एटीसी इज अ सेपरेट सेक्शन, 24B इज अ सेपरेट सेक्शन। और ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों मिलेंगे, न्यू में दोनों ही नहीं मिलेंगे। वो तो न्यू में तो है ही नहीं कुछ भी, वहाँ तो सब खत्म ही कर रखा है ना। हाँ वहाँ तो है ही नहीं कि आपको कुछ बचाना है। हाँ सरकार लगता है चाहते भी नहीं ना कुछ बचाओ। हाँ। हमारी ट्रेन भी खाना चाहती है। 80C के चक्कर में एलएसएस में पैसा रुकता है तो वो भी नहीं रुकेगा। नहीं, इस बार ही उन्होंने तभी गवर्नमेंट स्कीम में फंडिंग ले ली ना सारी। ये है। चलिए, ज्ञान तो आपने अच्छा दे दिया है। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा सर, न्यू टैक्स रेजिम में 80G का बेनिफिट है क्या? वो भी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं है ना? नॉट इवन डोनेशंस? में सिर्फ 80CCH का बेनिफिट है, अग्निवीर कॉर्पस फंड का, ओके। जो प्रैक्टिकली कोई ले सकता है। वो कितना है? उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अग्निवीर की जो सैलरी है ना, वो उनकी जो स्कीम आई है उसके हिसाब से है, और वो अच्छा। इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, उसमें तो क्या, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब अग्निपथ स्कीम आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था अग्निवीर के साथ कि आपको हम ये सेट बेनिफिट्स देंगे। उसके अंदर ये था कि जो गवर्नमेंट एक तरह से पेंशन प्लान के लिए इनके 80CCH में कंट्रीब्यूशन करेगी, और जो वो करेंगे वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। उसको इफेक्ट देने के लिए इन्होंने इस बारी बजट में इसको लॉन्च किया। उसके अमाउंट फिक्स नहीं है? उसमें जो देखो, गवर्नमेंट जिस भी बेसिस पे देगी और जो भी उन्होंने जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो उस स्कीम के अंदर फिक्स है। अच्छा, ठीक है, और वो हर साल चेंज होगा उनकी सर्विस के लेवल के हिसाब से। तो वो हर साल चेंज भी होता रहेगा? उनकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे उनको बेनिफिट्स उसको एक मिलेंगे। एग्जांपल से समझाओगे जरा, कैसे रहेगा? का एग्जांपल अभी मेरे पास रेडी नहीं, क्योंकि वो स्कीम देखनी पड़ेगी, और वो अपने स्कीम बहुत। अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से एक लगाओ, मैं आपको ना एक क्या हो वो सकता है? अभी अंदाजा नहीं है मेरे पास, पूरा आर्टिकल बना हुआ है, मैं अच्छा। आर्टिकल शेयर कर दूँ, अच्छा, बट वो काफी टाइम पहले पब्लिश हुआ था, मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा। यूजेस में नहीं है। अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना सर। मैं कर दूंगा। वरुण जी, आपने हाथ उठाया हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अच्छा, दर्शन दे दो हमें। ये प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? नजर लग जाएगी पर उनको। तो आप ही हैं सर आज के। उनकी अच्छा, नजर, उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही ना। हाँ, सर, घर में बैठा होगा। नहीं, मैं घर में नहीं हूँ, ऑफिस में ही हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम पे ही बेस्ड है, या फिर कुछ अदर देन दिस भी कुछ हम पूछ सकते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड? पूछ सकते हैं आप। छोटी सी क्वेरी है, अगर किसी की एग्रीगेट टर्नओवर एमएफडी कम्युनिटी की इंश्योरेंस, एफडी वगैरह की इनकम और म्यूचुअल फंड की इनकम टोटल मिलाकर एग्रीगेट 20 लाख क्रॉस कर रही है, और उसको इनवॉइसिंग करनी है, क्या है कि एमएफडी की जो म्यूचुअल फंड की रिसीट्स है उसकी तो वो कर देता है, एएमसी कर देती है इनवॉइसिंग, तो बाकी जो इनवॉइसिंग है, जो उसकी इंश्योरेंस कमीशन है, उसकी जो इनवॉइसिंग है, वो कैसे होगी?
आप जीएसटी का क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, अगर आप परमिशन दें तो। नहीं, बिल्कुल परमिशन दे देता हूँ। देखो, जीएसटी के अंदर जितनी मेरे को नॉलेज है, आपको हर एक इनवॉइस का, आपको हर एक चीज का इनवॉइस जनरेट करना है, ठीक है ना? चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड की कमीशन है या वो इंश्योरेंस की कमीशन है, आपको इनवॉइस अपने रिकॉर्ड्स के लिए जनरेट करना है और कम्युनिकेट भी करना है। उसमें कोई वो क्या कहते हैं, आपको रिलैक्सेशन नहीं है कि आपने इनवॉइस नहीं जनरेट किया। अगर कोई और दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड की सर्विस के ऊपर जब आप जीएसटी, आपको भी चार्ज करना पड़ेगा अगर आप रेस करेंगे तो। म्यूचुअल का जो कमीशन ब्रोकरेज आता है ना, उसकी इनवॉइस की बात अब हाँ, लेकिन आप उसके कमीशन पे उस इंश्योरेंस की कमीशन पे आई गेस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। म्यूचुअल फंड की कमीशन पे तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल भी नहीं है, नहीं ना? तो फॉरवर्ड चार्ज में आ जाता है वो। तो जब आप यही तो रेस, सवाल है कि वो एप्लीकेबल है या नहीं है। हाँ, सवाल भी यही है ना घूम फिर के कि वो एप्लीकेबल है नहीं है। नहीं, नहीं रिवर्स सर, चार्ज देखो हाँ, एप्लीकेबल हर कमीशन के ऊपर है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, वो फॉरवर्ड चार्ज में है। और जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं जीएसटी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स ये अपना एलआईसी के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो रिवर्स चार्ज में है। तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो पेयर पे करता है। जो अमाउंट पे कर रहा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो पे कर रही है, तो वो उसकी लाइबिलिटी वो डिस्चार्ज करेगी। फॉरवर्ड चार्ज में वो लाइबिलिटी आपको कलेक्ट करके आपको डिस्चार्ज करनी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को तो आपको प्रॉपरली इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप सीरीज अलग अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए सीरीज अलग कर दी, एक सीरीज आपने उसके लिए रखी, और इंश्योरेंस के लिए आपको अपने रिकॉर्ड्स के लिए जनरेट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपने सीरीज अलग रखी। इन एक्सटेंड टू दिस क्वेश्चन, मैं इसमें दो सवाल आते हैं। सवाल पहला ये आता है, अगर ये आरसीएम है तो आरसीएम में मतलब आपने पहले ये क्लियर कर दिया कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में उस तरह से नहीं कर रहे, पर फिर भी हम नॉलेज शेयरिंग के लिए बात कर रहे हैं। 16 ही लोग मेंबर हैं इस समय, तो बात कर सकते हैं। तो अगर आरसीएम में है तो आरसीएम ये कह रहा है कि भाई आपको इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टर को इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है ना, इंश्योरेंस एडवाइजर को, क्योंकि आरसीएम में तो जरूरत है। आरसीएम में इनवॉइस रेज करने के ऊपर वो नहीं, इशू नहीं है। कुछ जैसे ट्रांसपोर्टर वगैरह के केस में क्या होता है, बिल्टी बनाते हैं, ठीक है ना? तो उनको वो कहते हैं कि आपका बिल्टी ही आपका इनवॉइस है। आपको जीएसटी में रूल है एक इनवॉइसिंग के से रिलेटेड, आपको वो रूल के अकॉर्डिंगली अपना इनवॉइस प्रिपेयर करना होता है। तो उस रूल से एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आपको उस फॉर्मेट में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप जो बिल्टी बना रहे हो वही आपका इनवॉइस हो। लेकिन बाकी हर किसी के केस में वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई लॉयर है, वो किसी को इनवॉइस भेजेगा, ठीक है ना? लॉयर की जो सर्विसेज है वो रिवर्स चार्ज में आती है, तो वो इनवॉइस अपना भेजता है क्लाइंट को। उस इनवॉइस के बेस पे क्लाइंट अपना एक जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज के लिए एक अलग इनवॉइस का फॉर्मेट है कि आप अगर किसी को रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो तो आप उसका इनवॉइस जनरेट करोगे। उस इनवॉइस जनरेट उस इनवॉइस के अंदर जो आपको जीएसटी मेंशन करना होगा अपने रिकॉर्ड्स के लिए। उसके ऊपर एडवोकेट साइन नहीं करता। जो जीएसटी के पर्पज से इनवॉइस पेयर जनरेट करता है उस पर एडवोकेट साइन नहीं करता। लेकिन जो पेयर है, जब उसको इनपुट लेना है तो उसको वो इनवॉइस अपने रिकॉर्ड के लिए जनरेट करना जरूरी है। वो वाला इनवॉइस जो वो जनरेट करता है पेयर इनवॉइसिंग रूल्स के हिसाब से, उसको अपने रिटर्न के अंदर उसका नंबर भी डालना होता है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि इनवॉइस दो अलग अलग सीरीज में हो सकती है। एक सीरीज म्यूचुअल फंड की अलग चल सकती है और एक इनवॉइस की सीरीज इंश्योरेंस के लिए अलग चल सकती है, ऐसा ही ना? ओके, थैंक यू। So any other question? Otherwise we can close the session. निशान जी, आप म्यूट में हैं। Any more questions we have for today? Abhijit, he has nicely explained it. I don't think any questions will be there. Nicely and beautifully explained. Thank you ESG जी, thank you Jairaj जी. So we can end the session, sir. Thank you, Abhishek ji, for doing this session on tax. Really appreciate it.
and appreciate all the people who have attended this session. Thank you for joining in. Thank you, Abhishek ji. Thank you, Nishant ji. Thank you.